खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 35 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 में आज CSS का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने HTML 5 को कंप्लीट किया, फिर CSS के पार्ट 1 में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे CSS के हवाले से, CSS क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर ओवरऑल जो एक बुनियादी चीज़ें इसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो हमने इससे पहले वाले टास्क में डिस्कस की थी। लेकिन थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब हम आज से प्रैक्टिकल जो है इसका करना शुरू करेंगे और स्टेप बाई स्टेप जो है वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे पता है पहले टास्क के अंदर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट लिख रहे थे जो नए हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया स्क्रैच से, कि सर ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि CSS को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बड़े मज़े हो जाने हैं, आपके क्लाइंट्स के हवाले से भी बहुत आसान है। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे। ये आपको याद है हमने एक डेमो साइट क्रिएट की थी और इसके अंदर एक बिल्कुल रफ सा ये हमने ऊपर नेविगेशन बार जो है ये क्रिएट की थी और इसके अंदर हमने कुछ स्टाइल दिया था। आज हम इसको थोड़ा सा लशफश करेंगे मजीद, फिर हम फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से, फ़ॉन्ट फैमिली के हवाले से और इसी तरीके से आगे जो है वो हम बढ़ते जाएंगे। जिस कदर हमें वक्त ने फुर्सत दी, इजाज़त दी या मोहलत दी, हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये हमारे पास एक हमने प्रैक्टिस की फ़ाइल बनाई थी, इंडेक्स माई फर्स्ट इंडेक्स फाइल .html। आप अगर साथ साथ फॉलो करते रहे तो आपको पता है ये फाइल है। फिर इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट स्पार्टन्स -स्टाइल के नाम से क्रिएट की थी और उसको हमने कनेक्ट किया था यहाँ पे href स्पार्टन स्टाइल के साथ। अब इस फाइल के अंदर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये एक नेविगेशन बार है जो हमें नजर आती है, उसके ऊपर कुछ पेजेस हैं। ये पेजेस हमने बनाए थे नैव के अंदर UL और LI के हवाले से। आज हम ये चाहते हैं कि ये जो अबाउट अस, आवर सर्विसेज या पोर्टफोलियो वगैरह है, इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि वो ब्लॉक जो है वो बनना शुरू हो जाए। अब उसके लिए हमें पैडिंग इस्तेमाल करना पड़ती है, तो पैडिंग जो है वो आज हम इसके साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये आपका ट्रायल और प्ले और एरर होता है इस चीज़ में कि आप प्रैक्टिस करते हैं फिर जाके आपको समझ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जो नेविगेशन बार है इसको हॉरिजेंटल सेट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको वर्टिकल पोजीशन में ला के कोशिश करेंगे कि वर्टिकल पोजीशन में ये किस तरीके से लगती है। फिर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि इसको स्टिकी बनाना हो या इसको फुटर पे लेके जाना हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो चले शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। अब उसके अंदर ये हमारे पास अभी तक के स्टाइल हैं। आपने जब भी स्टाइल देना है किसी भी नेविगेशन बार को तो सबसे पहले आपने उसके बुलेट्स खत्म करने होते हैं, या अगर हम इसको बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर दें ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए काम, तो यहाँ से नैव UL LI से हम लेके नीचे तक ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से कंट्रोल X करके अपने पास यहाँ पे किसी जगह पे वैसे पेस्ट कर लेते हैं जस्ट इन केस। और उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे कंट्रोल S। सेव करने के बाद फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। तो बेसिकली ये काम था जहाँ से हमने शुरू किया। अब UL LI और उसके अंदर A का एक लिंक है। तो जब भी हमने स्टाइल बनाना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक लफ्ज़ लिख दिया UL। अब अगर आपके पास बहुत सारे UL हैं तो वो सारे बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। अब चूंकि हमारे HTML स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉइंट आप गौर से सुने, नैव के अंदर UL है, तो जब हम नैव के UL को टारगेट करेंगे स्पेसिफिक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ UL नैव का है, या हम इस UL के आगे ID भी दे सकते हैं और उस ID को भी हम वहां पे एड्रेस कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके सिखाता हूं। फर्ज कर लें आपने एक UL बनाया हुआ है यहाँ पे नैव के नीचे, ये प्रैक्टिस आपने की थी UL LI के हवाले से। अब उनके अंदर भी यहाँ पे आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं अपने CSS के अंदर सिर्फ UL लिखता हूं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा और उसके बाद मैं करली ब्रैकेट दूंगा 2 दफा, एंटर कर दूंगा, और यहां से बुलेट खत्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिस्ट, और उसके बाद आप लिखते हैं स्टाइल। आप स्टाइल लिखा, उसके बाद आप दोबारा डैश देंगे और उसके बाद आप बताएंगे इसको टाइप के, लिस्ट के स्टाइल की टाइप क्या हो,
कॉलन दिया और उसके बाद मैं इसको कर देता हूं नन और उसके बाद सेमी कॉलन, कंट्रोल एस कर दिया। ये आपका सिलेक्टर हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी और ये होगी इसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है? नन, कि हम ये चाहते हैं कि बुलेट्स खत्म हो जाए। अब इसको फ्रंट एंड पे आके हमने इसको टारगेट किया, यानी यूएल लिखा हमने। इसको जो ही हम रिफ्रेश करेंगे ये बुलेट्स तो गायब हो गए, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये बुलेट्स भी गायब हो गए हैं। तो फिर हमें इसका मतलब यह है कि हम कोई क्लास देंगे इसके अंदर। जो क्वेश्चन भी कोई पूछ रहा था, गालबन ये देव शर्मा का क्वेश्चन है कि सर आईडी की तो समझ आ गई, क्लास आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। अब इस हिस्से को भी अगर आप क्लास देना चाहें तो आप क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कोई खास फर्क नहीं है, आईडी दें या आप क्लास दें, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड ये है कि आईडी आपने एक दफा देनी है। अब यूएल इसका मतलब यह है कि हम सबका गायब नहीं करना चाहते बुलेट स्टाइल, और अगर सबका भी करना चाहें आप यहाँ पे एक दफा यूएल लिख दें तो इसका मतलब यह है कि सारे वो गायब हो गए। लेकिन अब अगर हम टारगेट करें सिर्फ नैव के यूएल को तो फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जो कोड दिया था सीएसएस के अंदर, वहां हम लिखते हैं इसके शुरू में नैव, यानी ये नेविगेशन का यूएल है। यहां से इसको करेंगे कंट्रोल एस, वापस आते हैं फ्रंट एंड पे, इसको करेंगे रिफ्रेश। ये अभी तक हमें उसी तरीके से नजर आ रहा है क्योंकि हमने नेविगेशन के यूएल को टारगेट किया है। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आप ये देखेंगे आपको तीनों बुलेट यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए। रीजन क्या है? अब ये आप टारगेट नहीं कर रहे, आपने उसको बता दिया ब्राउजर को कि भाई यूएल सिर्फ वही टारगेट करना है जो आपका नैव के अंदर मौजूद है। यानी नैव एक बड़ा कंटेनर है, एक ब्रीफ केस है। आपने कहा कि उस पीले ब्रीफ केस के अंदर वो जो नीली शर्ट है वो मुझे निकाल के दे दें, या पीले ब्रीफ केस के अंदर नीली शर्ट के अंदर जो आपका काले रंग का एक पेंसिल पड़ी हुई है या बॉल पेन या पेन, वो मुझे निकाल के दे दें। तो इस तरीके से आप टारगेट एक जो है वो इसको एड्रेस करते हैं स्पेसिफिक अंदाज में, तब जाके आपका वो टैग जो है वो सही अंदाज में सीएसएस में नजर आना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट अब इसी स्टेज पे समझ लें, बहुत आसान है। अब इसका मतलब यह है कि हमने सही रग पे हाथ रखा है। जब रग पकड़ी जाए तो फिर इसके अंदर आप मुख्तलिफ स्टाइल देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला हमने काम कर दिया, बुलेट्स को हमने गायब कर दिया। उसके बाद ब्राउजर की तरफ से जो इसकी पैडिंग और मार्जिन होता है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, कॉलन देंगे और उसके बाद आप 0 लिख देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे। इसी तरीके से मार्जिन जो है उसको भी आप यहाँ पे 0 दे देंगे। अब यहाँ पे आपका लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया नन, पैडिंग और मार्जिन आपने 0 कर दिया, ताकि अगर ब्राउजर की तरफ से कोई चीज यहाँ पे पैडिंग आई है तो वो गायब हो जाए। यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आपने देखा वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला गया। यानी हमने आर्टिफिशियल पैडिंग वगैरह जो थी, जो ब्राउजर पहचानता है, वो हमने यहां से गायब कर दी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये होता है, अब यूएल को हमने कर दिया। अगर आप इसकी कोई विड्थ देना चाहें, फर्ज कर लें आप इसको वर्टिकल बनाना चाहते हैं, मैं अगर इसकी विड्थ यहां पे लगा देता हूं लेट्स से 400 पिक्सल, तो मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रख दी? 400 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से इसको करते हैं रिफ्रेश। अब कोई बजाय फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी दे दूं, यहां पे मैं लिखूंगा BACK बैकग्राउंड डैश कलर। अब बैकग्राउंड कलर जो है मैं देता हूं यहां पे ग्रे। ग्रे एक लफ्ज मैंने लिख दिया, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं। अब ये ग्रे कितनी एरिया पे आपको नजर आएगा? 400 पिक्सल के अंदर। यहां से वापस गए फ्रंट एंड पे, रिफ्रेश किया। अब आपने देखा कि 400 पिक्सल के ऊपर आपको ये ग्रे बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो गया है। अब नैव का यूएल आपने एड्रेस कर दिया। अगर हम इसको यहां से अलग करके इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो आप ये देखेंगे कि इसका जो 400 पिक्सल है, इस तरीके से आप करते जाएंगे। चूंकि 400 की रेंज में अभी हम दाखिल ही नहीं हुए, लेकिन जो ही हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे ये यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, चूंकि आपने इसको अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया और सिर्फ आपने यूएल को एड्रेस किया है। अगर आप इसकी हाइट जो है वो ऑटो करना चाहें, हाइट करके हम देखते हैं। विड्थ हमने यहाँ पे दी थी। अब यहाँ पे एक टेक्निक याद रखें कि आप कोशिश करें जो लॉजिकल ग्रुपिंग है वो साथ साथ हो। यानी विड्थ आपने दी है तो इसी के साथ आप नीचे हाइट भी लिख दें। तो HEIGHT लिखा, कॉलन दिया। अब हाइट हम कर देते हैं 100% और उसके बाद सेमी कॉलन दिया, यानी 100% में हमने इसकी हाइट दे दी। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी बजाय कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नीचे उसके कोई कंटेंट ही मौजूद नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसको स्क्रॉल करूं पेज को तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मौजूद रहे, लेकिन इसके नीचे जो मुझे पॉइंट नजर आ रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि ये राइट साइड पे चला जाए सारा हिस्सा, और नैब ULLI जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आए। तो फिर अब अगला तजुर्बा हम करते हैं। हमारे पास आप ये समझ लें कि पूरा एक पेज है, ये 100% पे है। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो लेट से कर लेता हूं 30%, यानी 100 में से 30 मैंने दे दिया नैब UL को। अब उसके बाद मैंने बाकी जितना भी हिस्सा देना है, ये यहां से स्पार्टन्स विड्थ जो आपको नजर आता है, बॉर्डर वगैरह, इससे लेके
बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको मैं ये चाहता हूं कि वो राइट साइड पे आ जाए। तो मुझे आप समझ लें कि 2 मैंने डिवें बनानी है, ये एक अपने ज़हन में मैं सोच रहा हूं। अब यहां पे ये मुझे नजर आता है कि जी हेडर मौजूद है, अभी हम हेडर के अंदर काम कर रहे हैं। नीचे शुरू हो जाता है मेन। अब इस मेन को अगर मैं कुछ स्टाइल देना चाहूं तो मैं स्टाइल दे सकता हूं। अब ये मेन कहां से कहां तक शुरू हुई है, यहां स्क्रॉल करके आए तो बिल्कुल नीचे तक है। अगर मैं इसको कोई आईडी या क्लास नहीं देता, मैं डायरेक्ट मेन को CSS के अंदर टारगेट करने की कोशिश करता हूं पहले प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका 30% हो गया। अब इसी जगह पे रहते हुए मैं मेन का लफ्ज लिखूंगा, उसके बाद 2 दफा करली ब्रैकेट मैंने दी यहां से और एंटर कर लेता हूं। अब इसकी विड्थ जो है वो मैं कर लेता हूं 70%। 30 ऊपर हो गया, 70% मैंने इसको दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि इस मेन के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो 70% पे आ जाएगा। फ्रंट एंड पे आके देखते हैं कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है या नहीं। अब आपने देखा वो 70% में तो आ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड पे नजर आए और ये जो चीज है ये राइट साइड पे नजर आए। तो इसके लिए फिर मुझे CSS में हम फ्लोट यूज किया करते थे, फ्लैक्स में और ग्रेड के अंदर हमें काफी सहूलत होगी, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे nav ul li जो है इसको हम लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, या सिर्फ मेन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब भाई आपका झुकाव उस तरफ होना चाहिए, हम इसको कहते हैं राइट और उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। अब उसके बाद वापस आए फ्रंट एंड पे, इसको करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश, ये राइट साइड पे फ्लोट कर गई। अब इसका मतलब ये है कि ये जगह जो है 100% पे हाइट थी इसकी, ये खाली हो गई और ये यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो आपने देखा कि वो मेन्यू जो है ये भी ऊपर चला जाता है। मैं ये चाहता हूं कि ये मेन्यू इसी जगह पे रहे। अभी हम इसको फर्दर स्टाइल नहीं दे रहे, वो भी हम देते हैं। अब यहाँ पे nav ul li की पोजीशन जो है उसको मैं करता हूं फिक्स्ड। तो पोजीशन लिखा यहाँ पे मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूं फिक्स्ड। पोजीशन आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वैल्यूज फिक्स्ड हो सकती हैं, स्टिकी हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है। पोजीशन कोई भी आप नहीं देना चाहते तो आप ना दें। कंट्रोल S किया और उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये आपकी फिक्स्ड पोजीशन के साथ पूरी एक 100% आ गई। यानी अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन गाइड बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है अपने थीम के साथ, प्लगइन के साथ, तो आपने ये देखा होगा इस तरीके से अक्सर। अब ये यहीं पे रहेगा, इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आएंगे, पोजीशन इसकी आपने स्टैटिक कर दी। अब ये कितना परसेंट था 30, ये कितना है 70%। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव अंदाज में देखते हैं। जब आपने परसेंटेज यूज कर ली तो इसका मतलब ये है कि अब ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इसको हम यहां से स्क्रॉल करते हैं। जिस कदर व्यू पोर्ट स्क्रीन आपकी छोटी होती जाएगी उतने हिस्से में ये 70% रहेगा और ये 30 रहेगा। आप इसको, अब ये टैब की पोजीशन में आ गया तो आपने ये देखा ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो गई हैं। फिर आप इसको मजीद छोटा करते हैं तो ये एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी और ये उसके हिसाब से 30% जो है वो छोटा हो गया। यानी 30-70 अगर फर्ज कर लें, इसको यूं समझ लें, एक बड़ा सा केक है और मैं आपको ये कहता हूं कि भाई इसका 30% मुझे दे दें, 70 आप रखें, तो बड़े से केक का 70 आपके पास बड़ा हिस्सा आएगा। लेकिन अगर केक छोटा सा है, पेस्ट्री है, और उसको मैं कहता हूं कि आप 30 मुझे दे दें, 70 अपने पास रखें, तो मेरे हिसाब से आपके पास ज्यादा ही आएगा, डबल से ज्यादा आएगा। लेकिन चूंकि पेस्ट्री छोटे साइज की है, अब उसके अंदर भी 30-70 ही होगा, लेकिन उसी हिसाब से जिस कदर पेस्ट्री का कुल साइज है मुझे थोड़ा हिस्सा मिलेगा और आपको भी उसी हिसाब से थोड़ा, लेकिन होगा वो 70%। तो मोबाइल के ऊपर भी ये होता है कि मोबाइल छोटी पेस्ट्री है, टैबलेट उससे थोड़ा सा बड़ा केक है, और जो आपका डेस्कटॉप मॉनिटर है वो आपका बहुत बड़ा केक होता है जो बर्थडे पे काटा जाएगा। अब यहां से इसका मतलब यह है कि पेस्ट्री को हम छोटा करेंगे तो यहां पे आके वो कहता है जी के पास इससे ज्यादा हम छोटा हिस्सा नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसको लेफ्ट साइड पे हम खींच के ले जाते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस होना शुरू हो जाती है। अब मजीद इसके अंदर हम ब्यूटी डालते हैं। अब हम कहते हैं कि ये कोई खूबसूरत नहीं लग रहा, ये जो इसके ऊपर लिखे हुए लफ्ज हैं इनको भी हम एड्रेस करें। तो ये तो था UL, अब उसके अंदर ये क्या है LI। इसका मतलब यह है कि अब आपको LI को एड्रेस करना पड़ेगा। तो LI के लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं वापस CSS के अंदर। अब nav UL को हमने एड्रेस कर दिया, अब हमने यहां पे देना है LI का स्टाइल। अब LI के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमने लफ्ज लिखा LI। अब LI को खाली अगर आप यहां पे कर दें और इस तरीके से आप उसके बाद करली ब्रैकेट दे दें 2, तो अब आप उस लिस्ट आइटम को, यानी पहले आपका UL बड़ा ब्रीफकेस था, अब आप उस ब्रीफकेस के अंदर दाखिल होकर उसकी एक छोटी चीज को एड्रेस करने लगे हैं। LI के बारे में आप ये बात करते हैं, लेट्स से कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लिखता हूं ब्लैक, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसको कंट्रोल S करते हैं, वापस आते हैं फ्रंट एंड पे, इसको करेंगे रिफ्रेश।
अब जब हमने रिफ्रेश किया तो जहां जहां पे LI मौजूद था वहां वहां उसने ब्लैक कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि ये हमारे LI के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब LI के अंदर चूंकि हमारे पास कुछ लिंक भी हैं, उसको अगर मैंने एड्रेस करना हो तो फिर उसके लिए मुझे LI और A जो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे फर्ज कर ले मैं A देता हूं और इसी तरीके से स्पेस दे देता हूं, एक साथ यानी ग्रुपिंग भी कर दिया आपने, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे A का कलर जो है वो हम देते हैं व्हाइट, आपने लिख दिया व्हाइट, सेमीकोलन दिया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ से रिफ्रेश। अब आपने देखा वो आपका LI के ऊपर जितना भी A था, जितने हिस्से में A आ रहा था उतने के मुताबिक बैकग्राउंड उसका ब्लैक हो गया। अब वो LI को एड्रेस नहीं कर रहा, वो LI के A को कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां से A जो है वो रिमूव कर दें, कंट्रोल X कर लेते हैं यहां से, और ये जो कलर व्हाइट है इसको भी रिमूव कर देते हैं, और यहां पे दोबारा से हम इसको कॉल करते हैं कि अब हम LI के A को एड्रेस करने लगे हैं। A लिखा आपने, यहां से करली ब्रैकेट दी और उसके बाद यहां पे आप देते हैं कलर, और कलर आप दे देते हैं व्हाइट। अब आपने LI को अलग से स्टाइल दिया, LI A को अलग से स्टाइल दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इसका मतलब LI का स्टाइल ऑलरेडी मौजूद है, और जो LI के अंदर A है, ये लिंक जो है अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो ये A है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, LI A। यहां से आप इसको अनचेक करें तो आप देख रहे हैं कलर कभी चेंज होता है, कभी किस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप राइट क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहां से आप इतने हिस्से को कॉपी करें और उसको CSS में ले जाएं, जैसे हमने इससे पहले टास्क में प्रैक्टिस की थी। अब इस LI के लिए हम वापस जाएंगे और यहां पे हम देते हैं इसकी कोई पैडिंग। अब पैडिंग हमने किन को देनी है, LI और A को, लिंक को। यहां से हम फर्ज कर लें कि लिख देते हैं पैडिंग, और पैडिंग मैं दे देता हूं। अब आपके पास एक लफ्ज होता है पैडिंग डैश टॉप, जैसे हमने कल बात की थी कि आप इसके अंदर एक ग्रुपिंग कर लेते हैं शॉर्ट एंड अंदाज में। तो मैं पैडिंग टॉप करता हूं इसको, लेट से 10 पिक्सल। यहां से मैंने सेमीकोलन दिया, वापस आता हूं और मैं कहता हूं पैडिंग डैश बॉटम, और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं 10 पिक्सल, सेमीकोलन दे दिया। और अगर यहां पे मैं लिखता हूं पैडिंग डैश राइट, यानी राइट साइड से उसकी पैडिंग कितनी हो, मैं इसको करता हूं लेट्स से 20 पिक्सल, सेमीकोलन। और इसी तरीके से पैडिंग डैश लेफ्ट अगर करूंगा और उसको भी मैं 20 पिक्सल लिखता हूं, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S कर देते हैं। वापस आते हैं और यहां से इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा पैडिंग उसकी अप्लाई हो गई है। लेकिन अगर आपने 4 मरतबा लिखा हो तो इसका एक शॉर्ट हैंड तरीकाकार भी होता है कि आप सिंपल यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ आपने पैडिंग का एक लफ्ज लिखना है, यहां से यहां तक हम इसको मिटा देते हैं। एक दफा पैडिंग आपने लिखा, क्योंकि आपने टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट सारों को सिलेक्ट करना है, लिहाजा हम क्या कहेंगे, टॉप और बॉटम कितना था 10 पिक्सल, तो यहां पे लिखेंगे 10 पिक्सल और उसके बाद स्पेस देंगे। और राइट और लेफ्ट कितना था 20 पिक्सल, तो आपने 20 पिक्सल लिख दिया। मैंने आपको बताया था शुरू में, जब आपके पास 2 वैल्यूज इस तरह लिखी हूं तो पहली वैल्यू को आपने पढ़ना है टॉप और बॉटम, और जो दूसरी लिखी होती है इसको पढ़ना है आपने राइट और लेफ्ट, यानी 10 पिक्सल ऊपर से 10 पिक्सल नीचे से, 10 पिक्सल राइट 10 पिक्सल लेफ्ट। कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कोई खास फर्क इसके साथ नहीं पड़ता, क्योंकि चीज आपने वही लिखी है, बस आपने उसका शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया। अब हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि इस पैडिंग के साथ हम किस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये होता है विजिवेक, कि आप इसके साथ आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह रिस्पॉन्सिव नजर आए तो ये छोटा सा मोबाइल बना होता है और टैबलेट, इसको क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल व्यू में चली जाएगी। दोबारा आपने व्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसको आईफोन के स्टाइल में देख सकते हैं, इसी तरीके से आईपैड के स्टाइल में देख सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, ये उस व्यू से बाहर आ जाएगी। अब हम इस पैडिंग को यहाँ रहते हुए देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फर्क पड़ता है। ये पैडिंग हमने दी थी, हम इसकी पैडिंग को यहाँ पे रह के बढ़ा के देखते हैं। लेट्स से कि आपने 20 पिक्सल की जगह पे 90 कर दिया, तो 90 से ये काम हो गया। अगर आप यहाँ पे 20 ही रहने दें, हम कहते हैं कि भाई सिर्फ LI जो है उसको हम एड्रेस करते हैं, तो यहाँ से आप LI के ऊपर क्लिक करेंगे। अब LI जो है इसकी पैडिंग देख के हम चेक करते हैं। पैडिंग दी, कॉलम दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख लेते हैं 10 पिक्सल। आपने देखा जो ही आपने 10 पिक्सल लिखा, एक वैल्यू दी। एक वैल्यू देने का मतलब यह है कि ये आपकी टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट चारों साइडों पे अप्लाई होगी। अगर आप इसको 20 पिक्सल कर देंगे, 2 दफा आपने कर दिया, इसका मतलब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। लेकिन अगर आप 30 पिक्सल भी कर देंगे, ये अब आपने 3 दफा कर दिया है। 3 दफा मतलब क्या होता है, पहली और तीसरी टॉप और बॉटम के लिए यूज करते हैं। जो दरमियान वाली है 20 पिक्सल, ये होगी आपकी जो राइट और लेफ्ट होगी, यानी राइट और लेफ्ट से ये 20 पिक्सल है, टॉप और बॉटम से ये
10 और 30 पिक्सल जो है वो हम करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रहते हुए जब आपने देखा कि यार यहाँ पे ये ठीक है, इसको यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, CSS में वापस आते हैं, हमें पता है हमने LI यहाँ पे दिया था, इस सारे को सिलेक्ट करें, Ctrl+V कर दें और कर देते हैं हम यहाँ से Ctrl+S। वापस आए, इसको करते हैं रिफ्रेश किया, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, स्क्रॉल करेंगे, बाकी चीजें उसी तरीके से अप्लाई हो जाएंगी। अब आपने देखा नीचे ये उसी तरीके से नजर आ रहा है, LI ये भी गायब हो गया। वजह क्या है कि हमने LI जो यहाँ पे दी है, हम डायरेक्ट LI को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है अगर हम इसके साथ nav दे दें, nav और उसके बाद UL और फिर LI हो, और इसी तरीके से यहाँ पे हम देते हैं nav यानी नेविगेशन का जो UL है उसके अंदर जो LI है उसके A को एड्रेस करना है। Ctrl+S करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से करते हैं रिफ्रेश। अब वो चीज उसी तरीके से मौजूद है, लेकिन ये लिस्ट के ये जो आइटम थे ये वापस आ गए उसी पोजीशन पे, क्योंकि हम सिर्फ इसको एड्रेस कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इस LI के डिफरेंट कलर हों, तो उसके लिए हम एक्टिव का एक सूडो क्लास जो है वो यूज करते हैं। लेट्स से यहां पे मैं लिखता हूं nav ul li, इस तरीके से मैंने लिखा ताकि उसी को एड्रेस करें, और उसके बाद मैं लिखता हूं A और A के बाद मैं लिखता हूं एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि जिस जगह पे मैंने उसको क्लिक किया होगा उसका कलर क्या होना चाहिए। तो एक्टिव के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट दी 2 दफा और यहाँ से एंटर कर दिया। इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो करता हूं डैश कलर ग्रीन, लेट से कि हम कर लेते हैं ग्रीन, सेमीकोलन दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे कंट्रोल, यहाँ से इसको हमने रिफ्रेश किया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं अबाउट अस के ऊपर, आपने देखा जो ही मैंने क्लिक किया एक्टिव तो वो ग्रीन नजर आता है। आवर पोर्टफोलियो पे इस तरीके से, आवर ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस पे ये नजर आती हैं चीजें। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की कि इसके नीचे अंडरलाइन नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसके नीचे अंडरलाइन मुझे नजर ना आए। तो ये चूंकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, लिहाजा मुझे टेक्स्ट की डेकोरेशन के हवाले से यहाँ पे एक टैग जो है वो देना पड़ता है। तो ए के साथ हम एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे LI A के नीचे हम लिख देंगे टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देते हैं नन हमने दी कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो यहाँ पे नहीं चाहते। इसको रिफ्रेश करेंगे, अब आपका अंडरलाइन जो है वो भी गायब हो गया है। अब आप अगर इसके नीचे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए के नीचे ये जो आपका LI है इसको हम यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर, नीचे बॉर्डर देना है आपने डैश BOTTOM बॉर्डर बॉटम, और आप देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड दिया आपने, और उसके बाद आप यहाँ पे कर लेते हैं ग्रे, और आपने उसके बाद सेमीकोलन दिया, Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। आपने देखा अब उसके अंदर एक बॉर्डर भी आ गया। अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये मेन्यू जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। आप अगर यहाँ से वापस आए होम पेज के ऊपर, ताकि हम बिल्कुल उसी पोजीशन में पहुंच जाए जो हमारा था, क्योंकि अभी हमने लिंक नहीं दिया हुआ, तो ये सारी आपकी इसी तरीके से मौजूद रहेगी। ये मेन्यू आपका लेफ्ट साइड बार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब फर्ज कर लें आप इसके ऊपर जब हवर करें किसी LI के ऊपर या A के ऊपर, तो आप ये चाहते हैं कि उसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो अब हवर के लिए सूडो क्लास फिर आ जाती है। तो उसके लिए हम इतने हिस्से को यहाँ से कॉपी करते हैं, A तक, और कॉलन को भी Ctrl+C कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब माउस उसके ऊपर जाए, सूडो क्लास इसलिए आई थी कि वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करती है। Ctrl+V किया और यहाँ पे मैं लफ्ज लिख देता हूं हवर किया, और उसके बाद आपने दी करली ब्रेसेस, यहां से आपने एंटर कर दिया। अब इसका मैं कलर देता हूं बैकग्राउंड कलर, कि बैकग्राउंड कलर जो है वो नजर आना चाहिए मुझे ग्रीन, फर्ज कर लें ग्रीन मैं यहाँ पे लिखता हूं, और इसका जो कलर हो वो मुझे नजर आना चाहिए ब्लैक। Ctrl+S कर दिया। अब इसकी गेम आप समझेंगे, फ्रंट एंड पे आए, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर हवर करूंगा आप ये देखेंगे उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड हो गया, और ये जो व्हाइट लिखा हुआ नजर आता है ये ब्लैक हो जाता है। लेकिन हम पूरी LI को अगर टारगेट करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर है इस सारे को हम यहां से Ctrl+C कर लेते हैं, और LI के अंदर जाके हम हवर की पोजीशन बना देते हैं। फर्ज कर लें अब आपको LI को हवर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे nav ul li, यानी आप LI की सतह पे हवर करना चाहते हैं। यहां पे आपने दे दिया कॉलन, और यहां पे आप लिखते हैं हवर लिखने के बाद करली ब्रेसेस दी आपने, यहां से आप Ctrl+V कर देंगे जो आपने कॉपी किया था। अब यहां से हमने इसको किया Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जो ही रिफ्रेश किया आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब LI की सतह पे आपने इसको जो ही हवर करे यानी माउस उसके ऊपर लेके जाए तो आप इसका कलर जो है वो एक ग्रीन बना देते हैं।
तो अब ये जो वर्टिकल मेन्यू बार है इसको हम यहीं पे रहते हैं, ब्रेक रखते हैं थोड़ा सा, और अब हम इस राइट डिव के अंदर जो कि मेन की डिव थी जिसमें ये सारा कुछ हमने डाला था, आपने देखा बिल्कुल ये इसके साथ जुड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं इनके दरमियान फासला हो। अब ये याद रखें ये 30% है और ये 70% है। अगर मैं इनके दरमियान को फासला करना चाहता हूं तो मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें से लेना पड़ेगा या इसमें से लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो 30% है इसको मैं कर लेता हूं 25%। 25 किया, कंट्रोल एस कर लेते हैं, और उसके बाद यहां पे रहते हुए ये जो 25 है इसको मैं कहता हूं कि मार्जिन राइट, यानी राइट साइड से इसका मार्जिन कितना होना चाहिए, फासला कितना होना चाहिए। मैं इसको कर लेता हूं लेट्स से 5%। 5% किया, यहां से इसको मैं क्लोज करता हूं, फ्रंट एंड पे आते हैं और फ्रंट एंड पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश। जब आपने इसको रिफ्रेश किया 25 पे चलेगी वो वाली डिफ, और राइट साइड से उसने 5% मार्जिन दे दिया। अब ये सारी डिफ जो आपकी मेन नजर आ रही है ये आपको इस तरीके से क्लियर कट अंदाज में नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इस तरीके से आप अगर अपने किसी थीम के साथ कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, आप वो भी बना के दे सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब मजीद हम जाते हैं इस इमेज के ऊपर, हम थोड़ा सा काम करते हैं। आज हम सिर्फ स्टार्ट ले रहे हैं, आपको टैग्स की समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पे इमेज जो है ये था हमारा माई इमेज फ्लोट लेफ्ट। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसको राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं ये कौन सा आईडी है। आपको पता है ये हमने एक स्टाइल बनाया था, फ्लोट लेफ्ट किया था। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा स्टाइल देना चाहते हैं तो यहां पे रह के भी हम कर सकते हैं। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए और यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ के ऊपर ले आते हैं ताकि हमारे सामने ये रहे। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर नजर आए, तो BORDER बॉर्डर मैंने लिखा, कॉलन दिया और बॉर्डर में यहाँ पे देता हूं 20 पिक्सल। ये मैंने एक उसकी विड्थ दे दी और इसको मैं कहता हूं डैश्ड, ये डैश दे दिया। और इसका कलर अगर मैं देना चाहूं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कलर देता हूं ग्रे, और उसके बाद हमारे पास ये मुकम्मल हो जाता है बॉर्डर जो है। लेकिन अगर मैं इसको सॉलिड करना चाहूं तो डैश की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा सॉलिड, तो ये बॉर्डर जो है ये मेरा सॉलिड हो जाएगा। अब मैं अगर इसको मार्जिन राइट करना चाहूं तो मार्जिन फर्ज करने में यहाँ पे करता हूं मार्जिन और राइट करूं, और राइट करने के बाद यहाँ पे कर देता हूं 20 पिक्सल। तो आपने ये देखा थोड़ा सा उसने राइट साइड से मार्जिन किया और वो टेक्स्ट उधर चला गया। उसके बाद अगर फर्ज कर लें इसके नीचे मैं कोई शेडो भी देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स BOX बॉक्स डैश शेडो SHADOW बॉक्स शेडो लिखा आपने, एंटर किया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसकी भी वैल्यू टॉप बॉटम राइट लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इसको 10 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं 20 पिक्सल। अब आपने देखा थोड़ा सा शेडो उसके नीचे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे रहते हुए आप इसका कलर भी दे सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे कलर देते हैं, यहाँ से पाउंड का साइन दिया। अब D1 D2 D3 मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ग्रे स्टोन में है, या आप अगर इसको ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी आप कर सकते हैं। या आपको मैंने कल बताया था कि RGBA देते हैं हम यहाँ पे, तो RGBA लिखा, पैरेंथेसिस दी और इसके अंदर हम वैल्यू इसकी देते हैं 0 और उसके बाद लिखते हैं 1 और उसके बाद लिखते हैं 3 और उसके बाद हम कॉमा डाल के यहाँ पे 0.5 दे देते हैं। इससे आपने क्या किया, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया। 0.5 की जगह 0.1 करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मजीद उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज्यादा होना शुरू होगी। ये आप इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये उसका बॉक्स शेडो जो है वो हमने दे दिया। अब ये चारों वैल्यू आ गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहते हुए इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप शिफ्ट की को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वैल्यूज चेंज होती हैं। HSLA आ गया, शिफ्ट की को प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया, अब आपकी ये हेक्स वैल्यू नजर आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से क्लिक किया RGBA, फिर क्लिक किया HSLA। या अगर आप इसको फर्दर चेंज करना चाहेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से कोई कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, तो वो इसके मुताबिक जो है वो आपको शेडो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी कलर में मैं कोई शेडो देना चाहता हूं तो आपने देखा वो पीछे उसी तरीके से नजर आना शुरू हो गया, लेकिन अब ये वो कलर उसने ले लिया है। यहां पे रहते हुए मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कंट्रोल कर सकता हूं, तो ये इस तरीके से अगेन उसका शेडो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां से खींच के ले आऊंगा और इस तरीके से ये बॉक्स का शेडो जो है वो नजर आ जाएगा। सिंपल मैंने यहां से इसको Ctrl+A Ctrl+C करना है और उसके बाद मैं यहां पे वापस आऊंगा जहां मेरा माई इमेज की डिव है। चूंकि मैंने सारा कुछ सिलेक्ट किया था, यहां पे मैं कर लेता हूं Ctrl+V और Ctrl+S कर लेता हूं, फ्रंट एंड पे आता हूं, इसको कर दूंगा क्लोज और इसको करता हूं यहां से रिफ्रेश, तो ये वैल्यूज मेरी वहां पे मौजूद रहेंगी। अगर इसके अंदर मैं पैडिंग भी देना चाहूं तो पैडिंग भी दे सकता हूं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक तजर्बा करते हैं। इस बॉक्स शेडो के नीचे पैडिंग लफ्ज लिखा और पैडिंग हम यहाँ पे देते हैं 100 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको लेट्स से 70 पिक्सल राइट और लेफ्ट से।
सेमीकोलन और उसके बाद कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा उसको टॉप और बॉटम से, राइट और लेफ्ट से बड़ा हो गया, पैडिंग दे दी यानी हमने इस इमेज को। अगर आप इस पैडिंग को मजीद कंट्रोल करना चाहें, कम करना चाहें, आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपने यहाँ से 10 पिक्सल दी और उसके बाद 70 पिक्सल रहेगी, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करते हैं। अब ये थोड़ा सा यानी राइट और लेफ्ट आपकी 70 पिक्सल है, तो वो इस तरीके से स्ट्रेच होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इमेज जो है वो आप किसी भी तरीके से उसको CSS जो है उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये जो आपकी हेडिंग लाइन है, अब आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर आप कोई खास फॉन्ट फैमिली जो है वो यूज करें, तो ये एक टेक्निक आप याद रखेगा। अब हमारे पास ये हेडिंग टैग है, यहाँ पे अभी तक हमने फॉन्ट फैमिली नहीं दी, लेकिन अगर मैं कोई फॉन्ट फैमिली देना चाहूं तो उसके लिए मुझे गूगल फॉन्ट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास फॉन्ट फैमिली मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे fonts.google.com, एंटर कर देंगे। अब यहां से हम कोई फॉन्ट पहले सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, फिर उसका URL देंगे हम स्टाइल शीट के अंदर। ये हमने इससे पहले भी एक दो दफा डिस्कस किया था। अब ये गूगल फॉन्ट आ गया। अब यहां से हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त है, मॉन्स्टरेट को हम यूज कर सकते हैं, या हम रेलवे जो है इसको भी यूज करेंगे। तो इस प्लस के ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहां से हमने इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने में हमको चाहिए रेगुलर भी चाहिए, और हमको अगर सेमी बोल्ड चाहिए सेमी बोल्ड ले सकते हैं, 2 या 3 जितनी आपको चाहिए। जितना ज्यादा आप इसको करेंगे उतना ज्यादा सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा, ये याद रखना है आपने। अब ये हमारे पास मौजूद हो गया। एम्बेड के ऊपर आते हैं और हम इसका ये पूरा URL जो है वो यहाँ से कंट्रोल C करते हैं। ये शुरू में हमने एक दफा डिस्कस किया था। यहाँ पे वापस आए HTML में। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S कर दिया। अब हमारे पास फॉन्ट फैमिली कौन सी है? रेलवे, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी हेडिंग टैग्स हैं वो फॉन्ट फैमिली उनका रेलवे हो। तो फॉन्ट फैमिली के बारे में एक स्टैंडर्ड ये है कि इसको शुरू में लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आके आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट डैश फैमिली। अब इसमें एक टेक्निक आप याद रखिएगा, अगर आपका फॉन्ट जो है वो एक से ज्यादा लफ्जों पर मबनी हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन के अंदर 3 लफ्ज आते हैं, और जब आप 3 लफ्ज लिखेंगे तो उनके दरमियान आपको जाहिर बात है स्पेस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से टाइम्स न्यू रोमन लिखा, जब आपके पास लफ्जों के दरमियान स्पेस हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपॉस्ट्रोफी यूज करें यानी एक कॉमा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये भी देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉन्ट है जिसके अंदर स्पेस मौजूद है तो फिर आप ये इन्वर्टेड कॉमर्स जरूर यूज करें। अब हमारे पास है रेलवे, और रेलवे एक ही लफ्ज है, तो हम यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी जो है इसको दे देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेल वे। एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो आपको यहाँ पे नजर आता है इस फॉन्ट का। फैमिली कौन सी है? रेल वे। और उसके बाद यहाँ पे वापस आए, ये आपने अपॉस्ट्रोफी थी, ना भी देना चाहे तो खैर है। उसके बाद आप देते हैं कॉमा। अब कॉमा देने के बाद आपका एक स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम 3 फॉन्ट आप दें। तो एक हम यहाँ पे दे देते हैं एरियल, जो तकरीबन हर मशीन में होता है। उसके बाद आपने कॉमा दिया। उसके बाद एक होता है जेनेरिक फैमिली, यानी आप कोई पूरी फैमिली एक आम सी दे देते हैं कि ब्राउजर को अगर एरियल भी ना मिले, हो सकता है कुछ लोगों ने डिलीट किया हो, तो फिर क्या करेंगे? तो हम इसको कह देते हैं कि भाई आप यहाँ पे सेरिफ, फर्ज कर ले मैंने सेरिफ लिख दिया कि सेरिफ जो फैमिली है उसमें से कोई भी फॉन्ट भाई आप लगा देना, या मैं कह देता हूं इसको सैंस सेरिफ। अब सैंस सेरिफ और सेरिफ क्या होता है, यहां से हम इसको करते हैं सेमीकोलन, और वापस आके मैं आपको फॉन्ट्स में दिखाता हूं। यहाँ पे ये जिनके साथ आपको इस तरीके से डंडे से नजर आ रहे हैं, अगर आप सिंपल सर्च भी करें ना यहाँ पे इस जगह पे लिख के, ये आप देखें अभी सेरिफ है, सैंस सेरिफ है। मैं फर्ज कर लें बाकी सारे जो इनको अनचेक कर देता हूं और सिर्फ सेरिफ को रहने देता हूं, तो ये जो आपको नजर आएंगे लफ्ज ऊपर ये डुंडियां सी बनी हुई, ये होता है सेरिफ, वो छोटे छोटे जो इसके ऊपर फॉन्ट के ऊपर नजर आते हैं। अगर मैं इसको सेरिफ को अनचेक कर दूं और सैंस सेरिफ जो है इसको चेक करूं, अब आपको किसी लफ्ज के अंदर वो डंडे जो है वो नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे उसकी जो शाखें बनी हुई होती हैं, चुंजियां जिसको कह ले पंजाबी में। तो सैंस सेरिफ जो है अगर आप लिखेंगे तो सैंस सेरिफ की फैमिली में जो भी फॉन्ट मौजूद होगा उस मशीन के अंदर, ब्राउजर के अंदर, वो वहां पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में आती है। इसको अपॉस्ट्रोफी में इसलिए लिखते हैं कि ये हमारा अपना है। कंट्रोल एस किया, वापस आते हैं। अब हमारे पास ये हेडिंग टैग्स जो थी ये अपने फॉन्ट के साथ थी। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। आप जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि ये हेडिंग्स जो है वो चेंज हो गई हैं। अब इसको अगर आप अपॉस्ट्रोफी से निकालना भी चाहें तो आप इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं यहाँ से वापस, और उसके बाद फ्रंट एंड पे आते हैं। यहाँ पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करके देखेंगे कि आपकी ये जो हेडिंग टैग्स हैं ये अब चेंज हो गई हैं।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी होनी चाहिए, जैसे आपको अच्छा लगे। हम रेलवे को इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी के अंदर जो है वो डाल देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। अब अपने लिंक दिया हुआ है हेड के अंदर, यहाँ आप इसका फॉन्ट जो है वो कॉल कर रहे हैं। अब फॉन्ट साइज आपने देना है कि फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। ये चूंकि तमाम हेडिंग टैग्स हैं, अगर आप इसमें एक साइज मेंशन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम साइजेस पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये याद रहे कि इसके अंदर H1 नहीं है, इसी वजह से आपको H1 जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा है, बाकी सब जो है वो आपको रेलवे के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर इसकी जगह पे आप रोबोटो का लफ्ज लिख देंगे तो रोबोटो नजर आ जाएगा, लेकिन फिर रोबोटो के लिए आपको यहाँ पे लफ्ज जो है वो रोबोटो लिखना पड़ेगा, या आप वहां से दोबारा लेके आए। फर्ज कर लें हम यहाँ पे रोबोटो लिख देते हैं, चूंकि मुझे पता है ये फॉन्ट मौजूद है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ROBOTO रोबोटो, कंट्रोल एस कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये रोबोटो में चला गया, थोड़ा सा मोटा मोटा फॉन्ट आपको नजर आना शुरू हो गया। अब अगर इसका आप H1 के साथ भी देना चाहें तो आपको पता है हमने H1 का टैग शुरू में एक अलग किया था। अगर ना भी करना चाहें हम दोबारा से इसकी हेडिंग जो है वो अलग से बना सकते हैं। यहां पे आप लिखें सिर्फ H1 और उसके बाद करली ब्रैकेट दी आपने, यहां पे हम एंटर कर देते हैं। अब इस जगह पे आप फॉन्ट फैमिली अगर इनहेरिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन देंगे और यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को कंट्रोल C हम करते हैं और सिंपल यहाँ पे हम बॉडी लिख के उसके बाद करली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली मेंशन कर देते हैं। यानी जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो हम बॉडी में मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप इनहेरिट करेंगे, इस सारे के ऊपर सिर्फ इनहेरिट का लफ्ज लिख देंगे आप, तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ से इनहेरिट करेगा, उसकी जायदाद लेगा। अब H1 के अंदर भी हमने इनहेरिट कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, आप ये देखें ये भी चेंज हो जाएगा। जो ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये भी चेंज हो गया। अब पूरी बॉडी के अंदर ये फॉन्ट रोबोटो जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ये पूरी फैमिली के अंदर। इसी तरीके से अब फर्ज कर लें H1 जो है इसका साइज मैं चेंज करना चाहता हूं। आपको याद है हमने पिछले टास्क में डिस्कस किया था VH। अब यहां पे देखिएगा टोटल हमारे पास है 70%। अगर मैं यहां पे इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट डैश साइज, अभी हमने ऊपर मेंशन नहीं किया, चले लेट से फॉन्ट साइज में मेंशन कर देता हूं, फॉन्ट डैश साइज 16 पिक्सल जो कि एक डिफॉल्ट है, ये हमने दे दिया। हेडिंग का नहीं दिया। H1 जो है इसका साइज मैं अगर करता हूं 3, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि REM जो है वो रूट के साथ इसका ताल्लुक है, सेमीकोलन दिया, यहां पे मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 3 REM। H1 जो है वो इसके मुताबिक, अब 3 को 16 के साथ जरब दें, 16 3 48, 48, 16 3 48। फ्रंट एंड पे आते हैं, अब आपने इसके ऊपर नजर रखनी है, इसको आप करेंगे रिफ्रेश। आपने जो ही रिफ्रेश किया, ये जो हेडिंग टैग थी ये 48 हो गई, यानी 3 REM का मतलब कि 3 को 16 से जरब दी, चूंकि 16 रूट में पड़ा हुआ था, उसका मेन फॉन्ट था, जो कल हयात को समझ नहीं आ रही थी। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब यहां पे देखेंगे इसका फॉन्ट साइज कितना है, 3 REM। इसको अगर मैं यहां से अनचेक कर दूंगा ये वापस चला जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं यहां पे 5 REM, तो हयात कितना होना चाहिए, लिखो यहां पे 16 पंजे 80, 16 5 80, तो ये आपकी बड़ी सी हेडिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको कर दूं 10 REM, तो 16 10 160। इस तरीके से आपको बड़ी बड़ी हेडिंग्स जो है वो नजर आती हैं और ये रिस्पॉन्सिव होगी। यानी आपकी 70% ये जो विड्थ नजर आ रही है आपको राइट साइड पे, 70% मेन की डिव है। इस 70% के अंदर 10 REM, तो ये 16 पिक्सल के साथ मल्टीप्लाई होकर फ्रंट एंड पे नजर आएगा। इसको हम यहां से क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने इसको CSS में नहीं दिया था, आपने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। अगर हम CSS में वापस आए और इस REM की जगह पे हम 10 REM कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश और इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। अब ये अप्लाई हो गया, बाकी चीजें उसी तरीके से रहेंगी। इसको हम यहां से नीचे उतारते हैं और इसको यहां से हम इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। यहां से हम इसको करना शुरू करेंगे छोटा, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। ये जो ही आगे आएगा, अब ये देखें किस तरीके से ये जो विड्थ है, ये फॉन्ट किस तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हो जाएगा यहां तक। तो ये जबरदस्त इसका काम हुआ। इसी तरीके से ये भी नजर आया। अभी हम रिस्पॉन्सिव में उस तरीके से नहीं घुसे, सिर्फ आपको एक आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब फर्ज कर लें आप इस फॉन्ट के अंदर मजीद कुछ करना चाहते हैं, तो यहां से वापस आए। अब इतना बड़ा फॉन्ट नहीं होना चाहिए, हम इसको 2
REM जो है वो रहने देते हैं ताकि सिर्फ 32 पिक्सल पे रहे। इसी तरीके से ये जो आपके H2, H3, H4, H5 और H6 है, इसका भी फॉन्ट साइज हम अलग से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा तो तमाम हेडिंग का एक जैसा हो जाएगा। जैसे फॉन्ट डैश साइज मेंशन किया और यहां पे मैं कर देता हूं लेट्स से कि 2REM, इसको भी मैंने 2REM किया, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसने भी 16 के साथ ज़रब खानी है। रिफ्रेश करेंगे, जो ही आपने रिफ्रेश किया तो आप ये देखेंगे कि H2, H3, H4, H5, H6 सब का 2REM यानी 32 पिक्सल हो गया। क्यों हो गया? चूंकि हमारी हेडिंग टैग के अंदर एक ही जगह पे फॉन्ट साइज है। इसका मतलब ये जो आपने ग्रुपिंग बनाई थी इस पे आप फॉन्ट साइज नहीं देंगे, इस पे आप वही स्टाइल देंगे CSS के जो सब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी को कलर भी स्पेसिफिक देना चाहें तो आप इसकी यहां से निकालेंगे या क्लास बना के आप उसको अलग से कोई कलर देंगे। इसी तरीके से अगर आप इसका कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, रेलवे यूज करना चाहते हैं तो रेलवे भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास फॉन्ट साइज पड़ा हुआ है। या आप सिंपल फॉन्ट फैमिली के अंदर एरियल लिख देंगे और इस तरीके से कंट्रोल एस करते हैं और कोई भी नहीं दिया, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका H2, H3, H4, H6 तक है ये एरियल में चला गया। आप अगर इसको कर दें टाइम्स न्यू रोमन तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे टाइम्स न्यू और उसके बाद रोमन लिखा आपने, इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर आए, कॉमा दिया और यहां पे हम लिख देंगे एरियल, फिर कॉमा दिया और यहां पे हम लिख देते हैं, फर्ज कर लें सेरिफ, कोई भी हमने लिख दिया। कंट्रोल एस करते हैं, यहां से एक दफा सेमीकोलन होना चाहिए। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब आपका ये टाइम्स न्यू रोमन के अंदर चला गया। लेकिन अगर आप यहां पे फॉन्ट फैमिली इनहेरिट करेंगे जैसे हमने पहले किया हुआ था तो वो इस चीज को इनहेरिट कर लेगा इस तरीके से। कंट्रोल एस किया तो ये CSS आपका अप्लाई हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, अगेन रोबोटो में चली जाएगी बात। आप फर्ज कर लें ये जो आपका H1 है इसके नीचे आप कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहां पे वापस आए, H1 के अंदर आगे, यहां पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। आप बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं मैरून, मैरून दिया आपने, सेमीकोलन कर दिया। फ्रंट एंड रिफ्रेश करेंगे, ये आपको बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो गया। ये सारी विड्थ क्यों होगी? क्योंकि विड्थ ऊपर से वो ले रहा है 70%। और यहां पे अगर आप इस मैरून के ऊपर कलर डिफरेंट करना चाहें तो यहां पे आप इसका कलर चेंज कर देंगे और आप इसको करते हैं वाइट, सेमीकोलन दिया। अब ये H1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, अब हमने यहां से कलर वाइट दिया है लेकिन फ्रंट एंड पे आपने जब देखा इसको रिफ्रेश करते हैं ये कलर वाइट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि हमने कोई गड़बड़ की है, तो हम इसको डीबग करेंगे। इसको कहते हैं डीबग करना। आपको याद है हमने एक डिव बनाई थी, H1 को अलग से एक स्टाइल दिया था, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये था H1 स्टाइल, यहां पे क्या है रेड, वहां पे क्या नजर आ रहा है रेड। इसका मतलब यह है कि इन लाइन स्टाइल जो है वो अप्लाई हो रहा है लेकिन यहां पे जो हमने दिया H1 का ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां से इसका इन लाइन स्टाइल जो है इसको गायब कर देंगे। इतना हिस्सा जो है ये स्टाइल हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ H1 देते हैं। यहां से करते हैं कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, ये अब आपका व्हाइट होना शुरू हो गया। इसी तरीके से इसकी अगर पैडिंग आप देना चाहें तो आप क्या करेंगे, पैडिंग लिख देंगे यहां पे PADDING, कॉलन दिया और पैडिंग में देता हूं 20 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और उसके बाद फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये आपकी हेडिंग जो है ये बड़ा होना शुरू होगी। आप इसके नीचे कोई बैकग्राउंड और देना चाहते हैं, पैटर्न देना चाहते हैं, वो पैटर्न भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं इसी तरीके से, तो ये आपको पूरी साइड जो है वो नजर आना शुरू होगी। अगर आप ये बैकग्राउंड और ये हेडिंग हर एक के नीचे देना चाहें तो सिंपल क्या करेंगे, इतने हिस्से को आपने कॉपी कर लेना। ये जो तीन चीजें ये याद रखें, कंट्रोल C किया, आप ये चाहते हैं कि इन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, तो यहां से हम इसको करेंगे कंट्रोल V, कंट्रोल S कर दिया। अब क्या होगा, तो इसको भी हम टैब की प्रेस करते हैं ताकि ये आगे चला जाए। फ्रंट एंड पे आए, अभी ये हेडिंग्स नजर आ रही है यहां पे, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखेंगे तमाम हेडिंग्स जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू होगी। ये अभी उसके साथ स्ट्रेच कर रहा है, आपने देखा पूरा इसके नीचे से नजर आ रहा है, यहां से भी ये पूरी फैली हुई है, तमाम हेडिंग्स आ गई। अगर आप किसी हेडिंग को चेंज करना चाहें ID और क्लास देंगे और उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि आप ये जो आपने बनाई थी लेफ्ट साइड पे, इसको आप बिल्कुल फ्रंट साइड पे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप जाएंगे वापस नैव UL और LI के अंदर। पहले हमने क्या किया था, विड्थ दी थी 25%। अगर इसकी विड्थ हम 100% कर दें इस तरीके से, कंट्रोल S कर दें और इस हाइट को यहां से हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कैसे देना है, फॉरवर्ड स्लैश
स्टैरी दिया आपने और उसके बाद स्टैरी दिया और फॉरवर्ड स्लैश, तो सिर्फ ये लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। कंट्रोल एस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप फिक्स को भी खत्म करना चाहें तो सिंपल इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इसके बाद आगे कंट्रोल वी कर देंगे, ये दो लाइनें जो है वो कमेंट आउट हो जाएंगी। आप यहां से फ्रंट एंड पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया, बूम, अब ये ऊपर चलेगी। लेकिन ऊपर चली गई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई इसको इन लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नैव यूएल हो गया नन, पैडिंग 0, मार्जिन 0, विड्थ 100%, बैकग्राउंड भी ठीक है, मार्जिन राइट हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये मौजूद रहे। और उसके बाद यहाँ पे स्टैरी दिया, फॉरवर्ड स्लैश दे दी, कंट्रोल एस करते हैं। अब एल आई जो है इसके अंदर भी बैकग्राउंड हमने दिया है, पैडिंग हमने यहाँ पे को दी हुई है 10, 20, 30 पिक्सल देने की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 और 20 को हम रखते हैं। बॉर्डर जो है इसको देने की ज़रूरत नहीं चूंकि ये हमारा इन लाइन होगा। तो यहाँ से इसको भी हम कमेंट कर देते हैं इस तरीके से, कमेंट कर दिया, यहाँ पे भी स्टैरी दिया और कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने रिफ्रेश किया तो वो अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें नज़र आ गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये उसके राइट साइड पे नज़र आ जाए। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, यूएल को आप इसी तरीके से रखेंगे, यूएल एल आई जो है इसका आप डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले इन लाइन, यानी आप चाहते हैं कि ये जितने भी एल आई हैं ये इन लाइन हो जाएं। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब ये आपका एल आई जो है वो इस तरीके से बनना शुरू हो गया। अब जब आपने ऊपर इसको किया है तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेन डिव को आपने 70% किया था, इसको अब यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। उस मेन डिव को भी हम 100% जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ से 70 की जगह पे हमने क्या करना है, मेन डिव 100%। इसका मतलब यह है कंट्रोल एस किया, फ्लोट जो है इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, यानी हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। ये कमेंट आउट हम इसलिए करते हैं फर्क करने बाद में जरूरत पड़े तो हम इसको इजीली यूज कर सकें। इसको रिफ्रेश करेंगे, अगेन आपकी साइड जो है वो 100% पे पूरी मेन डिव जो है वो नजर आना शुरू होगी है। अब अगर आप इसको स्टिकी बनाना चाहें तो फिर क्या होगा, हम यूएल एल आई के अंदर वापस आते हैं और इसकी जो पोजीशन है इसको अनकॉमेंट कर देते हैं। अनकॉमेंट का मतलब यह है कि इसको कट करेंगे, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस कर देते हैं। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया, आप इसको स्क्रॉल करते रहेंगे लेकिन आपकी नैव मेन्यू जो है वो इसके साथ मौजूद रहेगी, स्टिकी रहेगी। अगर आप इसकी पोजीशन को, ये जो पोजीशन है इसको फिक्स ही करें लेकिन आप इसको टॉप 0 करके देखते हैं, यानी ऊपर से 0, सेमीकोलन दिया, रिफ्रेश किया, अब ये हमेशा ऊपर रहेगी, लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ये टॉप पे 0 है। अगर इस टॉप पे 0 को मैं बॉटम 0 कर दूं, फिर देखिएगा बॉटम 0, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, किधर गई आपकी मेन्यू, ये नीचे पड़ी हुई है। अब ये आपका मेन्यू जो है वो आपको नीचे नजर आएगा इस तरीके से। अब आप इसको फ्लोट राइट लेफ्ट करना चाहते हैं किसी एक को, वो हम तजर्बा करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस फर्स्ट इंडेक्स फाइल में, किसी एक एल आई को, ये जो कॉन्टैक्ट आज है मैं ये चाहता हूं कि ये राइट साइड पे नजर आए। अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ना पीछे छोटे छोटे गैप, इस तरीके से हम इसको वापस लेके आते हैं ताकि आप इसको देख सकें। स्टाइल में वापस आए, बॉटम की जगह भी हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉप, और यूएल का भी हम कोई कलर दे देते हैं ब्लैक, ताकि हमारे पास एक रिदम जो है वो इसका नजर आना शुरू हो जाए। यहाँ पे हमने पहले ग्रे दिया था, ग्रे की जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, दोबारा से हम देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर और इसको कर देते हैं ब्लैक, और पैडिंग हम वही देंगे जो हमारे पास एल आई की पहले से मौजूद है। वो क्या है, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। सेमीकोलन दिया, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से करेंगे इसको रिफ्रेश। अब आपकी ये पूरी बार जो है वो बनना शुरू होगी इस तरीके से। तो यूएल का कलर दिया तो बैकग्राउंड में वो नजर आना शुरू हो गया और कोई गैप भी नहीं। हवर करते हैं तो ग्रीन कलर भी नजर आता है। इसको हम इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, ये वहां पे स्टिकी रहेगी। बॉटम में लेके आएंगे, बॉटम पे नजर आ जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये कॉन्टैक्ट अस राइट साइड पे चला जाए। ओके, तो उसके लिए हम वापस आएंगे HTML के अंदर। ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसको हम इस एल आई को एक क्लास दे देते हैं। क्लास क्या है, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स दे देते हैं और इसको हम कर देते हैं माई कॉन्टैक्ट। एक हमने कोई भी क्लास बना दी। अब इस क्लास को हमने CSS में कुछ एड्रेस करना है, कंट्रोल C कर लिया, इसको भी कंट्रोल S करते हैं। अब नैव UL LI के नीचे ही हम इसको लिखेंगे ताकि एक इसका लॉजिकल ग्रुपिंग होना शुरू हो जाए। अब सिर्फ क्लास के लिए आप फुल स्टॉप चाहिए, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको, ये जो क्लास है इसको हम कर देते हैं फ्लोट और राइट करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आके देखते हैं इसको,
जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे वो हो गया आपका लॉग इन लॉग आउट, और यहाँ पे आपको बाकी चीजें जो वो इस तरीके से नजर आना शुरू होगी। अब फर्दर अगर आप इसका कोई स्टाइल देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इसको उससे अलग कर दिया है, तो मैं इसकी पैडिंग जो है वो देता हूँ इस तरीके से। लेट्स से कि पैडिंग दिया हमने 20 पिक्सल, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट जो है इसको भी हम 20 पिक्सल कर लेते हैं। लेट्स से कंट्रोल एस किया। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट आए, तो बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं ऑरेंज, जस्ट तजुर्बा करने के लिए। CSS खेलने का नाम है। यहां से रिफ्रेश करेंगे, बूम, आपका पैडिंग भी हो गया और उसका ऑरेंज कलर भी आपको नजर आना शुरू हो गया। आप इसको रिफ्रेश करेंगे, नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब फर्दर इसकी पैडिंग आपने इस तरीके से एडजस्ट करनी है ताकि ये आपको मुकम्मल एक कंटेनर के अंदर नजर आए। अब ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। मेन चीजें आपको समझ आ गई होंगी, मेन्यू के हवाले से भी, कुछ कलर वगैरह ऐड करने के हवाले से। इससे अगले टास्क के अंदर हम इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।